हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करूंगा आपके लिए राजस्थान के व्यक्तित्व है। जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उन सब के क्रांतिकारियों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से सभी प्रकार की जो भी परीक्षा होती है, चाहे आरएसएस बोर्ड है, चाहे आरपीएससी की परीक्षा होती है, सबके यहाँ अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे हम निहाल चंद की। निहाल चंद को मोर ध्वज भी कहते हैं। इन्होंने किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर यानी ऊंचा पहुंचाने का कार्य किया था। दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि जो निहाल चंद चित्रकार हैं तो वो किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष यानी ऊपर पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निहाल चंद किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबारी थे। निहाल चंद कौन थे? तो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबारी थे तथा उनकी प्रेयसी रसिक बिहारी को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया था। तो निहाल चंद उसने अपनी जो प्रेयसी थी रसिक बिहारी को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया था। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी को क्या बोलते हैं? अपने भारत की मोनालिसा कहते हैं। दूसरे अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, तो पन्ना दाई। पन्ना दाई कौन थी? तो ये उदय सिंह की दाई माँ थी। क्या थी? उदय सिंह की दाई माँ। और 1535 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी तथा उदय सिंह को मारना चाहा था, किंतु पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए। आपने एक कहानी सुनी होगी, जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं उस समय ये घटना होती है और आप देखते हैं कि उदय सिंह की माँ होती है और वे क्या करती है, जब बनवीर ने विक्रमादित्य जो बनने वाले शासक थे उसकी हत्या करना चाहता था, तब उदय सिंह को मारना चाहता है और क्या करती है पन्ना दाई, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इस उदय सिंह के प्राण बचा लेती है। इसलिए पन्ना दाई से फेमस है। फिर अगले कौन है? तो गोराधाई। अगले राजस्थान के व्यक्ति तो आते हैं गोराधाई। तो ये अजीत सिंह की दाई माँ थी। अजीत सिंह की दाई माँ कौन थी? गोराधाई। और औरंगजेब अजीत सिंह की हत्या कर जोधपुर पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन गोराधाई ने मुकुंदास खिंची के साथ मिलकर गोराधाई ने मुकुंदास खिंची के साथ मिलकर अजीत सिंह के प्राण बचाए तथा उसे जोधपुर के दुर्गादास राठौड़ के पास भेज दिया। तो दुर्गादास राठौड़ से भी आप मिले होंगे या मालूम मिले क्या, मतलब उनसे जानकारी आपने परिचित होंगे। आपने उनके बारे में बहुत पढ़ा होगा कि 30 वर्षों का काल या उन्होंने किस प्रकार अपने राज्य के लिए या अपने देश के लिए अपने राज्य को महत्व दिया, तो ये आपने उनके बारे में भी सुना होगा। तो गोरादाई की जानकारी ये थी। उसके बाद आपके लिए बात करूंगा दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जिनका सालवा गांव जोधपुर के थे। दुर्गादास राठौड़ कहाँ के थे? सालवा गांव जोधपुर के थे दोस्तों। और इनके पिता आसकरण ने इन्हें लूणवा की जागीर प्रदान की थी। प्रश्न आता है कई बार कि दुर्गादास राठौड़ को अपने पिता आसकरण के द्वारा कौन सी जागीर प्राप्त हुई थी? तो लूणवा की जागीर प्राप्त हुई थी। ये जसवंत सिंह के दरबारी थे और दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ सिसोदिया संघ बनाकर औरंगजेब की मृत्यु तक संघर्ष किया। दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं कि राठौड़ सिसोदिया संघ बनाकर औरंगजेब की मृत्यु तक संघर्ष करते हैं। फिर औरंगजेब के बेटे अकबर ने जब अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, औरंगजेब का बेटा होता है जिसका नाम होता है अकबर द्वितीय, वो अपने पिता के विरुद्ध क्या करता है? विद्रोह कर देता है। तब दुर्गादास ने उसे सहायता दी थी। तब क्या करते दुर्गादास? उसकी मदद करते हैं और अकबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र व पुत्री, अकबर सेकेंड की मृत्यु के बाद उसके पुत्र व पुत्री बुलंद अख्तर व सफियतुन्निसा का लालन पालन किया। ये प्रश्न कई बार आता है कि कौन से मुगल दो शहजादों का दुर्गादास राठौड़ के द्वारा क्या किया गया था? लालन पालन। तो आपको नाम पता होना चाहिए। अख्तर व सफियतुन्निसा का लालन पालन किया। उन्हें इस्लामिक शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था की थी। 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। प्रश्न ऐसे आता है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस स्थान पर बनी हुई है? तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी अपने उज्जैन मध्य प्रदेश में बनी हुई है। नोट आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि अजीत सिंह ने जोधपुर में गोराधाई की 6 खंभों की छतरी बनाई थी। अजीत सिंह ने जोधपुर में गोराधाई की 6 खंभों की छतरी बनाई थी। आपको ध्यान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे आपके लिए गौरीबाई। गौरीबाई जो कि डूंगरपुर की, इसे वागड़ की मीरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वागड़ की मीरा। और डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने 1829 के अंदर बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कविदास श्यामलदास। कविराज श्यामलदास 1836 धोकलिया, ये शंभू सिंह के दरबारी थे। तो प्रश्न आ जाता है कि कविराज श्यामलदास किसके दरबारी थे? तो शंभू सिंह के। उनके कहने पर वीर विनोद ग्रंथ मेवाड़ ग्रंथ लिखा था।
तो कविराज श्यामल दास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है वीर विनोद। और मेवाड़ राजा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज तथा ब्रिटिश भारत सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी थी। ये दो उपाधियां हैं कविराज श्यामल की, क्योंकि अब व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी होता है। तो कविराज श्यामल दास, उनके द्वारा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को क्या दी थी, कविराज की, जबकि ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर हिंद की उपाधि दी गई थी दोस्तों। और फतेह सिंह ने वीर विनोद ग्रंथ पर रोक लगा दी थी। ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि श्यामल दास के द्वारा लिखित वीर विनोद ग्रंथ, उस पर किसने रोक लगा दी थी, तो होता है अपने फतेह सिंह। कौन होता है, फतेह सिंह, उसने वीर विनोद पर रोक लगा दी। फिर आते हैं जीएच ओझा। जीएच ओझा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो 1836 रोहिदास सिरोही, क्या नाम ध्यान रखना है आपको, रोहिदास सिरोही के थे ये। इनकी रचना है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। रचना का नाम आता है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि दी थी। गौरी शंकर हीरानंद ओझा की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। तो अंग्रेजों ने इन्हें क्या उपाधि दी थी, महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की थी। फिर बात करेंगे आपके लिए दुरसा आडा। दुरसा आडा आपके लिए, पहले देखो एक एक टॉपिक वाइज क्रांतिकारियों के सब आपके लिए बात करूंगा, बस आप क्लास के अंदर बने रहिए। दुरसा आडा वेली कृष्ण रुक्मणी री को 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा था। दुरसा आडा ने वेली कृष्ण रुक्मणी री को 5वां वेद कहा और 19वां पुराण कहा था। इनकी कुछ पहलू रचना है जिनमें से किरतार बावनी, एक रचना का नाम आता है किरतार बावनी, और एक का नाम है विरुद्ध छियत्री वीरमदेव सोलंकी रा दुहा। अगले बात करते हैं तो वीरमदेव सोलंकी रा दुहा और श्री कुमार अजाजीरी भुचर गोरीरी गजगत, ये इसकी कुछ क्या है रचना है, किसकी, दुरसा आडा की। नेक्स्ट बात करेंगे कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया की बात करते हैं तो इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ पर होता है, सुजानगढ़ चूरू में। और इनकी रचनाओं की बात करते हैं हम दोस्तों तो रचनाएं आती है पाथल और पीथल। रचनाओं में क्या आती है, पाथल और पीथल और जमीन रो धनी कुण आ रचना की कन्हैयालाल सेठिया री है। धरती दोहरारी पहला काव्य ग्रंथ वन फूल 1941 के अंदर कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। और अग्निवीणा और मिंजर, ये रचना है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की। एक तो मिंजर हो गई, एक अग्निवीणा और एक पहला काव्य ग्रंथ वन फूल, जमीन रो धनी कुण, धरती धोरारी और पाथल पीथल, ये एक रचना है। और एक और है लील टांस, ये तो सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी। लील टांस केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो प्रश्न आ जाता है कि कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों ध्यान होना चाहिए आपको लील टांस रचना के आधार पर। किसके आधार पर, लील टांस रचना के आधार पर। कुछ और महत्वपूर्ण रचना है जिसमें निग्रंथ है मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। तो कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है जिसका नाम है निग्रंथ, उसके रूप में आपको इसको मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था। फिर एक सतवादी टांटिया पुरस्कार दिया गया, जबकि शब्द लिखी गई है तो शब्द के रूप में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। किसको, कन्हैयालाल सेठिया को। 2004 में पद्मश्री सम्मानित हो चुके हैं, जबकि 2012 में दोस्तों ये राजस्थान रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कुछ ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रश्न कहाँ से बनते हैं, ठीक है। फिर अगले हम बात करेंगे विजयदान देथा, जिनको बिज्जी भी कहते हैं। विजयदान देथा बोरुंदा जोधपुर से संबंधित है ये। विजयदान देथा बोरुंदा जोधपुर। रचनाएं की बात करते हैं इनके तो बातारी फुलवारी, जिनके 14 खंड हो चुके हैं। विजयदान देथा की रचना है जिसका नाम आता है बातारी फुलवारी। अड़ूखो हिटलर। तो दोस्तों अभी जो चतुर्श्रेणी एग्जाम है या पटवार एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, तो यहाँ से प्रश्न आएगा, थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लेना। अड़ूखो हिटलर, मारो बदलो, बापू के 3 हथियारे, दुविधा पहली नामक फिल्म बनी। दुविधा है वो पहली नामक फिल्म बनी। और चौधरानी रे चतुराई, ये विजयदान देथा की रचना है। 2007 में इनको पद्मश्री प्राप्त हो चुका है, जबकि 2012 के अंदर राजस्थान रत्न भी प्राप्त हो चुका है। तो विजयदान देथा के बारे में दोनों फैक्ट याद होने चाहिए, 6 रचनाएं प्लस इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। बहुत शानदार कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। ये मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा में आती है, न कि आपको कचरा नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि कचरा तो बहुत गाइडें भरी पड़ी है, किताबें बहुत हैं और भी पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं जहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह रामपुरा बेरी झुंझुनू, राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया। तो आपको
पीरू सिंह के बारे में यही बात ध्यान होनी चाहिए कि राजस्थान के ये पहले व्यक्ति है जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? परमवीर चक्र दिया गया। फिर अगले बात करते हैं मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह जोधपुर के थे। ये बाणासुर का शहीद कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है? बाणासुर का शहीद कहा जाता है। फिर आते हैं आचार्य तुलसी। तो आचार्य तुलसी के तो आजकल प्रश्न ही आते हैं, हर परीक्षा में प्रश्न देते हैं, चाहे आप सीटी उठा लीजिए, पशु परिचय ले लीजिए, रीट ले लीजिए, प्रश्न आ जाता है। तो आचार्य तुलसी का संबंध नागौर से है। अभी ये रीट में पूछा गया था प्रश्न और सीटी में पूछा था। तो आचार्य तुलसी का संबंध नागौर से, और अणुव्रत आंदोलन चलाया था इन्होंने। कौन सा आंदोलन चलाया? अणुव्रत आंदोलन चलाया। फिर आचार्य नानेश मुनि। तो आचार्य नानेश मुनि का संबंध मेवाड़ से है। आचार्य नानेश मुनि का संबंध मेवाड़ से। समता दर्शन व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की गई थी इनके द्वारा। कौन सी पुस्तक की रचना? ये समता दर्शन व्यवहार नामक पुस्तक की रचना। फिर आते हैं स्वामी केशवानंद। इनका संबंध आता है दोस्तों सीकर से। तो स्वामी केशवानंद इनका संबंध सीकर से है और शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध है। ये शिक्षा संत के रूप में प्रश्न आ जाए आपके लिए कि राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में कौन से प्रसिद्ध है व्यक्तित्व है, तो आपको पता होना चाहिए स्वामी केशवानंद। कौन है? स्वामी केशवानंद। फिर आते हैं पंडित जाबरमल शर्मा। पंडित जाबरमल शर्मा का संबंध है दोस्तों झुंझुनू से। पत्रकारिता के भीष्म पितामह ये कौन है? तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह कोमल कोठारी। तो कोमल कोठारी कप्पासन चित्तौड़गढ़। कोमल कोठारी को कप्पासन चित्तौड़गढ़ का संबंध है, जबकि बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्था की स्थापना की। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न आ जाए अगले आपके लिए कि रूपायन संस्था की स्थापना किसने की? तो कोमल कोठारी ने। कहां पर की? बोरुंदा जोधपुर में। पता हो गया आपको कोमल कोठारी का संबंध। फिर पूछ लेते हैं कि डॉक्टर पीके सेठी। डॉक्टर पीके सेठी जयपुर से, जयपुर फ्रूट से संबंधित जनक है। जयपुर फ्रूट से संबंधित जनक है। रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला इनको। पीके सेठी को, डॉक्टर पीके सेठी को कौन सा पुरस्कार? रमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर बात करते हैं बांकीदास। तो बांकीदास से आपको यही ध्यान होना चाहिए कि जोधपुर के राजा मान सिंह का दरबारी था। ये जोधपुर के राजा मान सिंह का दरबारी। और कुछ रचना है तीन महत्वपूर्ण। मान जसो मंडन, पहली रचना इनकी है मान जसो मंडन। दूसरी रचना है दातार बावणी, दातार बावणी। और तीसरी है कुकवी बत्तीसी, कुकवी बत्तीसी। तो बांकीदास की आपको तीनों रचनाएं याद कर लेनी है। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए मुरारीदान। तो नीचे दे रखा है मुरारीदान नोट के रूप में। जसवंत जसो भूषण रचना, ये इसकी रचना है मुरारीदान की। जसवंत जसो भूषण रचना। बांकीदास रा पोता या पुत्र, बांकीदास रा पोता या पुत्र जसवंत सिंह सेकंड का दरबारी कवि था। ये जसवंत सिंह सेकंड का दरबारी कवि था। और रचना अलंकारों का सबसे बड़ा ग्रंथ है कौन सा? ये था जसवंत जनो भूषण। ठीक है, अगले आते हैं व्यक्तित्व अपने सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण से हम बारे में यही बात करेंगे कि इनका संबंध हिरणा गांव बूंदी से। कहाँ से? हिरणा गांव बूंदी से। और ये राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रश्न अगर आ जाए इस प्रकार कि सूर्यमल मिश्रण का संबंध किनसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्यमल मिश्रण जो है इनका जो दरबारी कवि है वह राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनके पिता का नाम चंडीदान था। क्या नाम था? चंडीदान था दोस्तों। और इनकी रचनाएं क्या है? तो रचनाएं महत्वपूर्ण है। पहली रचना है वंश भास्कर, दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया। दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया। जबकि दूसरी रचना है वीर सत्सई, वीर सत्सई। तीसरी रामर जाट। चौथी है बलवंत विलास। चौथी कौन सी रचना है? बलवंत विलास। तो आपको सूर्यमल मिश्रण के बारे में चार रचनाएं याद कर लेनी है। वंश भास्कर, वीर सत्सई, रामर जाट या बलवंत विलास। तो राम सिंह के दरबारी कवि, पिता चंडीदान और संबंध इनका हिरणा गांव बूंदी से। कहां से बताया गया? हिरणा गांव बूंदी से। फिर बात करेंगे हम दोस्तों राजस्थान के व्यक्तित्व है। हमने ये भी व्यक्तित्व ही पढ़े, लेकिन आज के अगले वीडियो में इसी की बात करेंगे कि राजस्थान के व्यक्तित्व में हम बात करते हैं अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का संबंध है बीकानेर से। किससे है? बीकानेर से। और ये ग्वालियर राजघराने में कोषाध्यक्ष थे। जो अमरचंद भाटिया है वो ग्वालियर राजघराने में कोषाध्यक्ष थे दोस्तों। और 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे की धन देकर सहायता की थी। तो अमरचंद भाटिया एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिनके द्वारा लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को धन देकर सहायता की। इसीलिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के भामाशाह कहलाते हैं कौन? अमरचंद भाटिया दोस्तों। कौन कहलाते हैं? अमरचंद भाटिया। और अमरचंद भाटिया का संबंध कहाँ से बताया आपने? बीकानेर से। ये भी पता होना चाहिए। फिर आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि 1857 की क्रांति के दौरान ये फांसी की सजा पाने वाले
प्रथम राजस्थानी, इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं और आपको भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का मंगल पांडे किन्हें कहते हैं। तो राजस्थान का मंगल पांडे आपको अगर ऑप्शन दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे बता देना है कौन है, अमरचंद मांटिया। कौन है? अमरचंद मांटिया, क्योंकि ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति या राजस्थानी थे जिनको फांसी दी गई थी। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। फिर बात करते हैं हम अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी की बात करते हैं तो ये जयपुर का संबंध है इनसे। अर्जुन लाल सेठी का संबंध है जयपुर से। इन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की तथा इसके तत्वाधान में वर्धमान शाला शुरू की थी। कौन सी शाला? वर्धमान शाला पाठशाला, और जहां क्रांतिकारियों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता। तो वे कौन से व्यक्ति थे जिनके द्वारा वर्धमान पाठशाला शुरू की गई? अर्जुन लाल सेठी। तो वर्धमान पाठशाला में कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता? बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में, कौन सी जेल में दोस्तों? बेलूर जेल में रखा गया तथा अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु कहां पर होती है? अजमेर में होती है। फिर इन्होंने कुछ रचनाएं रखी दोस्तों। रचनाएं कौन सी लिखी? एक तो स्त्री मुक्ति, एक शूद्र मुक्ति और एक महेंद्र कुमार। तो तीनों रचनाएं किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की है। एक तो स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, तीनों रचनाएं आपको याद हो गई होगी। केसरी सिंह के भाई जोरावर सिंह बारठ व केसरी सिंह के पुत्र प्रताप सिंह बारठ वर्धमान पाठशाला में छात्र थे। ये फैक्ट आपको याद हो रहा है कुछ कि केसरी सिंह के भाई जिनका नाम था जोरावर सिंह बारठ और केसरी सिंह के पुत्र जिनका नाम था प्रताप सिंह बारठ, ये वर्धमान पाठशाला में क्या थे दोस्तों? छात्र थे। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट। ये दोनों 1912 के हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। कौन दोनों? एक तो जोरावर सिंह बारठ और एक कौन थे? ये प्रताप सिंह बारठ। तो जोरावर सिंह बारठ ने अमरदास वैरागी का छंदम वेश धारण कर जीवन व्यतीत किया, जबकि जोरावर सिंह की कोटा में निमोनिया रोग से मृत्यु हो जाती है। तो जोरावर सिंह की मृत्यु हो जाती है कोटा में, किस रोग से? निमोनिया रोग से, आपको पता होगा दोस्तों। फिर प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल में रखा गया। प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल में रखा गया था तथा पुलिस अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने अत्याचारों से जेल में मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु तो कोटा में निमोनिया से होती है, जबकि प्रताप सिंह बारठ की दोस्तों बरेली जेल में रखा जाता है और चार्ल्स क्लीवलैंड के अत्याचारों से जेल में मृत्यु हो जाती है। किसकी? प्रताप सिंह बारठ की। फिर अगले व्यक्ति तो आते हैं अपने केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ की बात करते हैं तो इनका संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से। तो शाहपुरा उस समय क्या था? भीलवाड़ा का भाग था, जबकि शाहपुरा एक रियासत भी रह चुकी है और शाहपुरा नवीनतम जिला भी है अभी वर्तमान में। तो आपको पता होगा। तो 1903 में दोस्तों दिल्ली सरकार में दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे, तो फतेह सिंह को डिंगल भाषा में, लाइन को ध्यान से सुनना दोस्तों, 1903 में दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। कौन? फतेह सिंह। उसको डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखकर दरबार में भाग लेने से रोका। इन्होंने चेतावनीरा चुंगठे लिखा। केसरी सिंह बारठ ने क्या लिखा था? चेतावनीरा चुंगठे लिखा और इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। 1910 में गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। दोस्तों याद हो गया होगा आपको, केसरी सिंह बारठ के द्वारा 1910 में गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? केसरी सिंह बारठ के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? केसरी सिंह बारठ के द्वारा। जबकि 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनेगी और जिसका नेतृत्व गोपाल सिंह खरवा को सौंपा गया और धन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सेठ जी को दी गई थी। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किससे? डीडवाना नागौर से। कहाँ से? डीडवाना नागौर से। इन्होंने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की थी। तो बाल मुकुंद बिस्सा जिन्होंने नागौर का संबंध है और नागौर में इन्होंने चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की। 9 जून 1942 को इन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू की, जिस कारण 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई। याद हो गया कि 9 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल शुरू की, जिस कारण से जो बाल मुकुंद बिस्सा हैं उनकी 19 जून 1942 को क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है और इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ये प्रश्न याद कर लेना कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किससे है? नागौर से।
कौन सा संघ चलाया? चरखा संघ चलाया। और मृत्यु कब होती है? 1942 में होती है। पता हो गया आपको। फिर बात करते हैं हम सागरमल गोपा। देख लो, सागरमल गोपा का तो प्रश्न आता है क्योंकि एक क्रांतिकारी है बहुत बड़े। सागरमल गोपा का संबंध है जैसलमेर से। कहाँ से? जैसलमेर से। 1900 यानी 1946 को छोड़ो, एक बार रचनाओं की बात करते हैं हम। रचनाएं देख लीजिए। आज़ादी के दीवाने, ये रचना ऐसे परीक्षाओं में ऐसे पूछती है कि आज़ादी के दीवाने नामक रचना किस क्रांतिकारी या किस व्यक्तित्व की है? तो आपको पता होगा किसकी है? सागरमल गोपा की। और दूसरी रचना है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ जी का मुकदमा। तीसरी है जैसलमेर में गुंडा राज। तीनों रचनाएं दोस्तों सागरमल गोपा की है। किसकी है? सागरमल गोपा की। 1946 में तेल छिड़क कर इन्हें जेल में जिंदा जलवा दिया गया। इनका संबंध, इसकी विस्तार से मैं बात आपके लिए अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन आपको इसके बारे में इतना जरूर पता होना चाहिए कि सागरमल गोपा, इनको 1946 में जैसलमेर में तेल छिड़क कर इन्हें जेल में जिंदा जलवा दिया जाता है और इनका संबंध जैसलमेर से है। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ जी का सिंह मुकदमा और जैसलमेर में गुंडा राज इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट व्यक्तित्व की बात करते हैं हम दोस्तों, महिला क्रांतिकारी। महिला क्रांतिकारी में सबसे पहले बात करेंगे जानकी देवी बजाज। तो जानकी देवी बजाज जमुनालाल बजाज की पत्नी है। तो जमुना की क्या हो जाएगी? जान हो जाएगी। तो जानकी की जमुना, तो जमुनालाल बजाज की पत्नी है ये। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जानकी देवी बजाज ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जानकी देवी बजाज ने। फिर बात करेंगे रत्ना शास्त्री। तो रत्ना शास्त्री कौन थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकर्ताओं की सहायता की थी। उस समय क्या हुआ था कि जो कार्यकर्ता थे आज़ादी के समय, उस समय क्या होते हैं कि ये भूमिगत हो जाते हैं। उस समय उस कार्यकर्ताओं की हेल्प करती है, मदद करती है कौन? रत्ना शास्त्री, जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। फिर आती है 3 नंबर अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी कौन थी? राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। राम नारायण चौधरी की पत्नी रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी, तो वह कौन थी? अंजना देवी चौधरी, जिनकी पत्नी का नाम क्या था? राम नारायण चौधरी। फिर बात करते हैं हम रमा देवी की। रमा देवी की बात करते हैं दोस्तों, तो लादूराम जोशी की पत्नी है ये। रमा देवी कौन है? लादूराम जोशी की पत्नी। 1930 व 1932 में सत्याग्रह आंदोलन व सविनय अवैया आंदोलन में रमा देवी जेल गई थी। तो रमा देवी का संबंध किस आंदोलन से? एक तो सत्याग्रह आंदोलन से, एक सविनय अवैया आंदोलन से रमा देवी का संबंध बताया जाता है। फिर बात करेंगे किशोरी देवी। तो किशोरी देवी का संबंध सरदार हरलाल सिंह की पत्नी है ये। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी। जबकि 1934 में कटरा थल में हुए महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की और इस सम्मेलन के दौरान ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने भाषण दिया था। किसने भाषण दिया दोस्तों? उत्तमा देवी ने भाषण दिया था। तो ये आपके जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछ जाते हैं, चाहे आरएसएस भी बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी बोर्ड हो, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान का वह कोई भी एग्जाम इससे अछूत नहीं है, ताकि यहाँ से प्रश्न नहीं आए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो है ताकि आपके हर परीक्षा में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सही करके आता है आने वाला ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपके लिए प्रश्न गलत नहीं हो। हाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर बहुत जानकारी अच्छी थी और ये नोट्स हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हुए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।